Hello everyone, this is part 2 lecture of history trade to territory. As you know that in previous lecture we already discussed the battle of Plassey and battle of Buxar. तो बैटल ऑफ प्लासी में हम लोगों ने देखा था कि जो इंडिया की तरफ से आपके जो फाइट किया था उसने किसने किया था, सिराजुद्दौला ने किया था, और ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने फाइट की थी। और जो बैटल हुई थी स्टूडेंट, ये हुई थी आपके 1757 में। इसके कुछ टाइम बाद ही आपके बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, जो किसके बीच होती है, रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम के बीच में। जिसके बाद मीर कासिम को हटाकर दोबारा किसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में मीर जाफ़र को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे कंपनी ऑफिशियल बिकेम ए नबूब्स। तो जो इसमें जो नबूब वर्ड आया है, इसका जो मतलब है वो नवाब से है। ठीक है, जो कंपनी है इसे नवाब वर्ड को उसने क्या किया है, मतलब अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हुए इसको नबूब्स बोला है। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर द नवाब कंप्लेन, द नवाब जो कंप्लेन करते थे वो क्या था। इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड द अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर्स। तो 1733 में जो बंगाल के नवाब है वो इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। When they first came into the country, they petitioned the then government in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house, upon which was no sooner granted, but they built a strong fort surrounded it was a ditch which has communication with the river and mounted a great number of guns upon the walls. इसका मतलब ये है कि जब हमारे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमारे जो किंग्स थे उन्होंने उनसे सिर्फ एक छोटी सी लैंड मांगी थी, और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया था, और बहुत बड़े आपकी किलेबंदी करना शुरू कर दी थी, किले बनाना शुरू कर दिए थे। एंड दे हैव एंटायर्ड सेवरल मर्चेंट्स एंड अदर्स टू गो एंड प्रोटेक्शन अंडर देम, एंड दे कलेक्ट ए रेवेन्यू विच अमाउंट रुपीज 1 lakh. They rob and plunder and carry great number of the king's subject of both टैक्सेस इनटू स्लेवरी देयर ऑन कंट्री। तो आपके धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने आपके जो दूसरे मर्चेंट्स थे उनको भी यहाँ पर इंडिया में शरण देना शुरू किया, और उनसे जब उनको शरण देते थे तो बहुत सारा उनसे पैसा भी लिया जाता था, और उसका सारा बेनिफिट कौन उठा रहे थे, आपके कंपनी ऑफिशियल्स उठा रहे थे। सो इट meant of course that the company acquired more power and authority, but it is also meant something else. Each company servant began to have vision of living like नवाब। तो जितने भी आपके कंपनी ऑफिशियल्स हमारे इंडिया में आ रहे थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव भी क्या था, कंपनी ऑफिशियल था। तो जितने भी कंपनी ऑफिशियल थे वो सभी इस बात का सपना देखा करते थे कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो किसकी तरह होनी चाहिए, नवाब की तरह होनी चाहिए। जिस तरीके से नवाब का इतना बड़ा जो एरिया है, उसकी जो प्रजा है वो सारी उसकी बात मानती है, इतना बड़ा टैक्स आता है। तो जो लग्जरियस लाइफ, जो कंट्रोल और पावर वो नवाब के पास है, ऐसी पावर किसके पास होनी चाहिए, कंपनी ऑफिसर के पास होनी चाहिए। सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। तो जो अब आपके बैटल हुई थी प्लासी की, उसके बाद आपके बहुत सारी जो पैसा वगैरह है वो कंपनी ऑफिसर्स को देना शुरू कर दिया था नवाब ने। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि सिराजुद्दौला की जब आपकी फ़ाइट हुई थी जिसमें आपके जो मीर जाफ़र था उसने गद्दारी करी थी किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। क्यों, क्योंकि जब आपके बैटल लड़ी जा रही थी, जैसे एक तरफ आपके ये ब्रिटिशर्स की सेना थी और दूसरी तरफ आपके सिराजुद्दौला की सेना थी। तो सिराजुद्दौला की सेना में यहाँ पर सिराजुद्दौला था, यहाँ पर मीर जाफ़र था, और इस तरीके से बहुत सारे आपके किंग्स थे जो किसके सपोर्ट में थे, सिराजुद्दौला के सपोर्ट में थे। लेकिन जो ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, इसने जो यहाँ पर मीर जाफ़र खड़ा था इसको पहले ही रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। इसलिए जब ये फाइट हुई इन दोनों में आपस में, तो मीर जाफ़र स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ, ये बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला क्या किया, इसने फाइट हार गया, और जो बैटल थे उसको रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव है इसने आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड बंगाल के नवाब है उसमें किसको बना दिया, इसने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र जो जो किंग था वो इनके सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा था, इसलिए जो रॉबर्ट क्लाइव था इसने क्या किया, मीर जाफ़र को भी वहाँ से हटा दिया, और फिर वहाँ पर किसको इंस्टॉल किया, इसने मीर कासिम को इंस्टॉल किया था। तो जो मीर कासिम था
ये बहुत ही एक अच्छा किंग था। इसने क्या किया, सबसे पहले अपने जितने भी फोर्ट थे उसको मजबूत किया अच्छे से, और जब ये किले मजबूत कर लिया तो इसने अपनी जो आर्मी थी उसको और ट्रेन करने की कोशिश की। लेकिन ये सब बातें जो ब्रिटिशर्स थे उनको पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, इसने इस जो मीर कासिम था इससे और पैसे की डिमांड करना शुरू कर दिया था। लेकिन मीर कासिम ने उनको पैसे देने से मना कर दिया था। जब ब्रिटिशर्स की डिमांड पूरी होना शुरू नहीं हुई तो इनके बीच में फ़ाइट हुई। कब हुई? 1764 में। और उसी फाइट को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। सो स्टूडेंट, रॉबर्ट क्लाइव himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at the age of 18. तो 18 साल की एज में रॉबर्ट क्लाइव है, ये हमारे इंडिया के मद्रास में आ गया था। बहुत ही कम ही एज में इसने बहुत सारा पैसा यहाँ से कमा लिया था। when in 1767 he left India, his India fortune was worth, तो इतना सारा पैसा वो अपने साथ लेकर गया था। Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. तो जब ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसको बोला गया था कि आपको क्या करना है, करप्शन हटाना है जो कंपनी के अंदर बना हुआ है। कि जो कंपनी ऑफिशियल है ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। तो जब इसने अपने खुद को देखा कि मैं खुद ही करप्शन करता हूँ, और ये जब वापस ब्रिटेन की तरफ गया तो इसके ऊपर वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसने केस किया। और जब केस किया था उसको पता चला कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वो सारी कौन ले लेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी। तो उससे पहले ही इसने क्या कर लिया, 1774 में सुसाइड कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. लेकिन जितने भी आपके कंपनी ऑफिशियल्स हमारे इंडिया में आए थे वो सारे क्लाइव की तरह पैसा कमाने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. तो बहुत सारे जो कंपनी ऑफिशियल थे किसी की बीमारी से यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, कोई वॉर में एक्सपायर डेथ कर गया था, लेकिन सभी कंपनी ऑफिशियल आपके करप्ट नहीं थे। कुछ अच्छे ऑफिशियल भी यहाँ पर आए थे, लेकिन जितना करप्ट और जितना मतलब इंटेलिजेंट आपके क्लाइव था, इतना करप्शन किसी ने भी नहीं किया। आपके देखो बहुत ही कम ही एज में आपके इंडिया में आ गया था और कितना सारा पैसा ये वापस लेकर गया था। So many of them became from humble backgrounds, and their utmost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. तो बहुत सारे जो कंपनी ऑफिसर्स थे वो ये चाहते थे कि हम लोग बस एक बार पैसा कमा लें यहाँ से इंडिया से, और फिर वहाँ पर ब्रिटेन में जाकर हम लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड करें। So those who managed to return with a wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nawabs, an anglicized version of the Indian word Nawab. They were often seen as a star and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in play with cartoons. तो आपके बहुत सारे जो लोग थे कंपनी ऑफिशियल यहाँ पर आए थे, वो यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाकर आपके ब्रिटेन में जाकर वहाँ पर रहना शुरू किया और अपनी लग्जरियस लाइफ को स्पेंड वो किया करते थे। नाउ कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स। अब कंपनी का रूल धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। कंपनी आपके जो बंगाल्स के जो नवाब थे उनके जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसके अंदर इंटरफेयर करना होना शुरू कर दिया था। पहले से ही कंपनी उनमें इंटरफेयर कर रही थी, लेकिन उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। सो इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, स्टूडेंट एनेक्सेशन का मतलब होता है अधिकार कर लेना, कब्जा कर लेना ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857। तो ब्रिटिश कंपनी ने आपके 1857 तक बहुत सारे जो एरिया थे उनको कब्जा कर लिया था। एंड सर्टेन की एस्पेक्ट इमर्ज, और बहुत सारे चीज़ें इमर्ज होना शुरू हो गई थी। The company rarely launched a direct military attack on the unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. तो कंपनी क्या करती थी, ये डायरेक्टली फाइट नहीं किया करती थी। ये आपके बहुत सारे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मेथड्स होते हैं, डिप्लोमेटिक मेथड्स होते हैं, कूटनीति होती है, उसके थ्रू ये उस किंगडम को एक्वायर करने की कोशिश किया करती थी।
After the Battle of Buxar 1764, the company appointed रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। तो 1764 के बाद आपके हर एक स्टेट में एक कंपनी का एजेंट, कंपनी ने अपना एक एजेंट रखना शुरू कर दिया था। वो क्या करता था, जितने भी उस एरिया के, उस स्टेट की जितनी बातें हैं, वो सारी बातें कंपनी ऑफिसर्स को बताया करता था। सो दे वर पॉलिटिकली और कमर्शियली एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो उसका जो कंपनी जो एजेंट हुआ करता था, उसका काम क्या करता था, वो कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन दे जो उनके ज़रूरत की है। सो थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो जो कंपनी ऑफिशियल थे, उन्होंने इस हद तक इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया था कि जो पर्टिकुलर स्टेट होगा उसका नवाब कौन होगा, कौन कितने लंबे टाइम तक आपके राज करेगा, किसको हटाना है, किसको अपॉइंट करना है, ये सारी पावर्स आपके कंपनी ऑफिशियल्स ने लेना शुरू कर दी थी। एंड हु वाज टू बी अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। समटाइम द कंपनी फोर्स्ड the states into a subsidiary alliance. According to the terms of the alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. तो आपके एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, सब्सिडरी अलायंस। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके कंपनी ऑफिशियल्स हैं, वो एक ऐसी हेल्प दे रहे थे जो कहीं ना कहीं हमारे जो किंग्स हैं उनके लिए इंस्टेंटली तो वो हेल्प काफ़ी बेनिफिशियल लग रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो हेल्प नहीं थी। वो एक तरीके से उनके साथ सौदा करना था, एक तरह से उनके साथ ट्रेड हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या था, जो किंग्स थे हमारे, इंडियन किंग्स थे, उनको जब किसी और अदर किंग से बात करनी पड़ती थी तो उससे पहले आपके परमिशन लेनी पड़ती थी, किससे, कंपनी ऑफिशियल से। और जो आपके किंग है उनको ये एश्योरेंस दिया जाता था कि अगर उसकी किसी के साथ फाइट हो जाती है दूसरे किंग के साथ, तो कंपनी क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, आर्मी सपोर्ट देगी, जो भी सपोर्ट किंग मांगेगा वो सपोर्ट देगी। लेकिन वो सारा खर्चा कौन पे करेगा, आपके किंग पे करेगा। तो हमारे जो इंडियन किंग्स थे, हमेशा ही उनकी डिज़ायर क्या हुआ करती थी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करें। तो इस चक्कर में आगे उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प इससे ली आपके ब्रिटिशर से, और वो किस में ट्रैप होते चले गए, लोन में ट्रैप होते चले गए। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ एट हिज हियरिंग इन फ्रंट ऑफ ए कमिटमेंट इन पार्लियामेंट? क्लाइव declared that he had shown admirable restraint after the battle of Plassey. This is what he said. तो जो बैटल क्लाइव को जब पार्लियामेंट में बुलाया गया तो उसने क्या जवाब दिया कि मैंने ऐसा क्यों किया था कि इतना ज़्यादा धन मुझे मैं कमा सका। Consider the situation in which the victory at Plassey had placed me. A great prince was dependent on my pleasure. On opulent city lay at up my mercy. Its richest banker bid against each other for my smiles. I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold or jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. तो जो क्लाइव है वो बोल रहा है कि मेरी एक स्माइल के ऊपर ही वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, वो मेरे को पैसा देने के लिए तैयार हो जाया करते थे। ठीक है, मेरे एक इशारे पर ही वहाँ का जो नवाब था वो मेरे अनुसार काम किया करता था। तो ऐसे में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, और यही रीज़न था कि मैंने इतना सारा करप्शन किया। देन हैड टू पे सपोज फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस की, उसमें क्या हुआ था कि जो एक किंग है, अगर उसको आर्मी सपोर्ट चाहिए तो ब्रिटिशर्स उसको आर्मी सपोर्ट देंगे, लेकिन उसके बदले में जो सारा उसका खर्चा आएगा आर्मी का, वो कौन पे करेगा, आपके किंग पे करेगा। किसको? ब्रिटिशर्स को पे करेगा। साथ ही जो स्टेट्स थे उनमें एक पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, और पॉलिटिकल एजेंट को भी कौन सैलरी दिया करता था? किंग सैलरी दिया करता था। सो दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. For example, when Richard Valley was Governor General, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801. तो जितना भी आपके जो खर्चा हुआ करता था बैटल का, अगर वो
नवाब अगर ब्रिटिशर्स को पे करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ करता था तो ब्रिटिशर्स उसकी लैंड को अपने पास रख लिया करते थे, ऑक्यूपाई कर लिया करते थे। और कभी कभी जब उनकी बात नहीं मानी जाती थी ब्रिटिशर्स की कंपनी ऑफिशियल्स की, तो उनके लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया जाता था एज ए पेनल्टी। जैसे आपके अवध को 1801 के अंदर किया था किसने, रिचर्ड वेलेजली ने। रिचर्ड वेलेजली आपके 1798 से लेके 1805 के बीच तक आपके गवर्नर जनरल रहा था। So, as he failed to pay for the subsidiary alliance, Hyderabad was also forced to cede territories or similar ground. हैदराबाद को भी इसी तरीके से उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। So, इसमें देखो क्या हो रहा है, नवाब शुजाउद्दौला of Awadh was his son and the British president painted by Tilly Kettle Oil. The treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Shujadullah to give up much of his authority here. However, he poses in regal splendor towering over the resident. तो इसमें शुजाउद्दौला क्या कर रहा है, आपके हैंड ओवर कर रहा है उसकी चीज़ों को। नाउ व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट्स हैव, तो रेजिडेंट्स के पास क्या पावर हुआ करती थी। देखो इसमें एक जेम्स मिल पर्सन आया है, इसको हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था। ये कहाँ का है, आपका स्कॉटलैंड का एक फिलोसफर है, इकोनॉमिक्स थे। सो ये लिखता है वी प्लेस ए रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री। तो ये बोलता है कि हम लोगों ने एक रेजिडेंट प्लेस कर रखा था स्टेट के अंदर, एक एजेंट प्लेस कर रखा था, इंस्टॉल कर रखा था स्टेट के अंदर, जो हमारी बात, जो कंपनी के अंदर की जो बातें होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सारी किंग की बातें हमारे ब्रिटिश ऑफिशियल को बताया करता था। वाट एवर इंजंक्शन ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बी मे एक्ट अंडर एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट इन परफेक्ट subservience and does not what is agreeable to the residents, that is to the British government thing go on quietly, they are managed without the resident appearing much in the administration of affairs. But when anything of a different nature happens, the moment the prince takes a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. तो ये जेम्स मिल के वर्ड्स है जिसमें वो बता रहा है कि किस तरीके से एक रेजिडेंट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए हुआ करती थी। नाउ टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, स्टूडेंट ये है आपके टीपू सुल्तान की पिक, इसको आपके टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है, शेर ए मैसूर। और ध्यान रखना आपके शेर ए पंजाब किसको बोला जाता है, आपके ये लोग आपके लाला लाजपत राय को बोला जाता है शेर ए पंजाब। द कंपनी रीस्टोर्ड टू डायरेक्ट military confrontation when it saw a threat to its political or economic interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. तो कंपनी आपके नॉर्थ इंडिया में अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन उसको एक डर था किससे, टीपू सुल्तान से। क्यों, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था, मैंने आपको सेटिंग बताया था कि कंपनी हमारे यहाँ पर ट्रेड करने आई थी, और ना केवल ब्रिटिश कंपनी हमारे यहाँ पर ट्रेड करने आई थी, बहुत सारी फ्रेंच, डचेस, आपके पुर्तगालीज ट्रेड करने आए थे। तो स्टूडेंट जो टीपू सुल्तान था, इसके ब्रिटिशर्स कंपनी से बिल्कुल भी नहीं बना करती थी, ये हमेशा सपोर्ट लिया करता था फ्रेंच का। और इसने जो फ्रांसिस थे, उनकी आर्मी से भी बहुत सारी चीज़ें अपने आर्मी में चीज़ें सीखी थी। मतलब जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, उसी टेक्नोलॉजी का ये सपोर्ट किया करता था, और अपने जो आर्मी थे, वेपन्स थे, उनको भी फ्रांस टेक्नोलॉजी के तरह ही ये उसको स्ट्रेंथ क्या करता था, मजबूत किया करता था। इस बात से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को जलन होने लगी कि जो टीपू सुल्तान है ये हमारी बात नहीं मानता और ये फ्रांस कंपनीज को सपोर्ट करता है। सो मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। तो जो टीपू सुल्तान था, इसका फादर था हैदर अली। So ruled 1761 to 1782 and his famous son टीपू सुल्तान ruled 1780 to 1799। तो जो पहले तो इसके फादर ने रूल किया हैदर अली ने 1761 से लेके 82 तक, उसके बाद 82 से लेके 99 तक आपके रूल किया टीपू सुल्तान ने। दोनों ही आपके ये फादर एंड सन बड़े ही पावरफुल किंग थे मैसूर के। सो मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। तो जो मैसूर था, इसके अंदर आपके जो काली मिर्च होती है और आपकी जो इलायची होती है, बहुत ज़्यादा पैदा हुआ करती थी, इसकी क्रॉपिंग हुआ करती थी, जिसकी वजह से आपके जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हुआ करता था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। तो 1785 में जो मैसूर का जो किंग था टीपू सुल्तान, इसने मना कर दिया था कि मैं यहाँ से चंदन की लकड़ियाँ
काली मिर्च और इलायची को अपने किंगडम से एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा, एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और वहाँ के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी इसने मना कर दिया था। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो फ्रेंडशिप थी वो ज़्यादातर किससे थी, आपके फ्रेंच के लोगों से थी। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और इसने अपनी जो आर्मी थी उसको भी मॉडर्नाइज बना लिया था फ्रांस की टेक्नोलॉजी के बेस को लेकर। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, अब ब्रिटिशर्स को क्या हुआ, डर लगने लगा कि ये जो टीपू सुल्तान है ये हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। दे सो हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। तो जो ये बड़े ही महत्वाकांक्षी लोग थे, ठीक है, बड़े मतलब लॉन्ग विजन हुआ करता था इनका, टीपू सुल्तान का और हैदर अली का, और ये बड़े ही एरोगेंट नेचर के थे। तो रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश्ड, 4 वॉर्स वर फोर्ट विद मैसूर। तो आपके 4 एंग्लो मैसूर आपके वॉर हुई थी, जिसमें ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री। तो 1799 के अंदर स्टूडेंट एक बैटल होती है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम, और इस बैटल में आपके टीपू सुल्तान हार जाता है ब्रिटिश कंपनी से। तो टीपू सुल्तान was killed defending his capital Srirangapattam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyar and a subsidiary alliance was imposed on the state. तो जो टीपू सुल्तान 1799 में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ का जो पूरा एरिया है वो कौन सी डायनेस्टी को दे दिया जाता है, वुडियार डायनेस्टी को दे दिया जाता है, और वहाँ उसके ऊपर क्या इम्पोज कर दी जाती है, सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी जाती है। तो ये देखो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस इस टाइम आपके किंग था जब आपके टीपू सुल्तान के साथ फाइट हो रही थी। सो कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज होस्टेजेस। तो इसके जो बच्चे हैं इनको ये कॉर्नवालिस अपने पास बुलाता है। द कंपनी फोर्स वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल, बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द मराठास, निजाम ऑफ द हैदराबाद एंड द कंपनी Tipu was forced to sign a treaty with the British by which 2 of his sons taken away as hostages. British painter always liked painting scenes that showed the trump of British power. तो जो ब्रिटिशर्स पेंटर्स थे वो हमेशा ऐसी ही पेंटिंग्स को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे जिनमें आपके जो ब्रिटिश है उनकी विक्ट्री उसमें नज़र आती है। तो जो आपके ये बैटल हुई थी इसमें क्या हुआ था, जो कॉर्नवालिस है इसने आपके इंडिया के जो अदर पावर इमर्ज कर रही थी उनको अपने अंदर सपोर्ट में लिया, और किसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, इसने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान क्या हुआ, हार गया। देखो ये है आपके एक टॉय है, इसमें आपके जो टीपू सुल्तान का टॉय है इसमें ये शेर आवाज़ करता है। ये स्टूडेंट आज भी आपके म्यूजियम में रखा गया है। सो दिस पिक्चर ऑफ ए बिग मैकेनिकली टॉय दैट टीपू पोजेस, यू कैन सी ए टाइगर मॉलिंग ए यूरोपियन सोल्जर। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से जो शेर है वो यूरोपियन सोल्जर को क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। व्हेन इट्स हैंडल वाज टर्न द टॉय टाइगर रॉड एंड द सोल्जर स्ट्रिक्ड। तो जब आपके इस हैंडल को मूव किया जाता है तो इसमें जो शेर है वो अपनी दहाड़ निकालता है, और ऐसी जो नीचे सोल्जर लेटा हुआ है वो भी ऐसे करता है, चिल्लाता है। तो इस तरीके से टॉय बनाया हुआ है, और ये आपके विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में लंदन में रखा हुआ है। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम ऑन 4 मई 1799। स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, 4 मई 1799 डेट। इस दिन आपके जो सुल्तान टीपू सुल्तान उसकी डेथ हो गई थी, और ये खिलौना ब्रिटिशर्स अपने वहाँ पर ले गए थे। तो द लीजेंड ऑफ टीपू, किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लीजेंड एंड देयर पावर्स ग्लोरिफाइड थ्रू folk lore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest was with a French friend. Then he came face to face with a tiger. His gun did not work and his danger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flag. तो जो आपके टीपू सुल्तान का जो स्टेट का जो फ्लैग हुआ करता था उसके ऊपर भी टाइगर की पिक्चर उस पर नज़र आती है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था एक बार ये जंगल में जाता है और वहाँ पर देखता है कि ये टाइगर इसके सामने आ चुका है, और इसकी जो गन है वो काम करना बंद कर देती है, और इसके जो एक कटार सी होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। इतने में ही जो टाइगर है उस पर अटैक कर देता है,
और लेकिन फाइनली जो डैगर गिरा हुआ था उसको पिक कर लेता है और आपके टाइगर को ये मार देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शेर ए मैसूर बोला जाता है। सो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, आपके वॉर विद द मराठास। अब जो मैसूर थी उसकी प्रॉब्लम थी उसको ब्रिटिशर्स ने सॉल्व कर दिया था। अब जो बारी थी वो थी आपके मराठास की। स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपके जो इंडिया है उसके अंदर सेवरल पावर्स इमर्ज कर रही थी। जैसे आपके पंजाब में आपके सिक्स थे, महाराष्ट्र में आपके मराठास थे, यहाँ पे हैदराबाद में आपके टीपू सुल्तान था, निज़ाम थे आपके हैदराबाद में, ठीक है, और जाट भी आपके यहाँ पर थे। तो इन सभी लोगों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैसूर है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मराठास को जो महाराष्ट्र में के एरियाज में रहा करते थे। सो फ्रॉम द लेट 18th century the company also sought to curb and eventually destroy Maratha's power with their defeat in the third battle of Panipat in 1761। तो 1761 में आपके बैटल ऑफ पानीपत होती है मराठास के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें जो मराठास होते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। और क्यों मराठा हार जाते हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं होता है। मराठा स्टार्टिंग से ही सोच रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, विक्ट्री करेंगे। इस मराठास ने क्या किया, इसी चक्कर में जो टीपू सुल्तान पर जो अटैक हुआ था उसमें भी ब्रिटिश का सपोर्ट किया था। उनको लग रहा था कि एक बार टीपू सुल्तान हार गया तो हमें इसकी टेरिटरी मिल जाएगी, लेकिन जबकि ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि उनको उनकी टेरिटरी शेयर करने के लिए दे दी हो। सो they were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Scindia, Holkar, Gaikwad and Bhosle। तो ये इतने पार्ट्स में आपके डिवाइड थे पूरे मराठास। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा। तो जितने भी आपके ये डायनेस्टीज थी ये सारे एक पर्सन के अंदर काम करते थे जिसको बोला करते थे पेशवा। पेशवा बेसिकली प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करता था, जैसे वहाँ का प्रधानमंत्री हो। तो जैसे आज हमारे सीएम होते हैं और वो किसके अंडर काम करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। तो सेम ऐसे ही आपके जो छोटे छोटे सरदार है ये आपके प्रिंसिपल मास्टर के उसमें यूज़ क्या करते थे। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पूना, महादजी सिंधिया एंड नाना फडनवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेटमैन एट द लेट 18th century। तो आपके जो महादजी सिंधिया है और जो नाना फडनवीस है ये दो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, मराठास के सोल्जर्स थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे इस टाइम पीरियड में। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। अब जो मराठास थे इनके भी एंग्लो मराठा वॉर हुए थे 3, जिसमें फाइनली जो मराठास थे उनको हरा दिया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने। सो इन द फर्स्ट वॉर द एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो जो फर्स्ट आपके वॉर हुई थी एंग्लो मराठा वॉर, उसकी जो एंड हुआ था वो किससे हुआ था, ट्रीटी ऑफ सालबाई से हुआ था। आपको ये ट्रीटी का नाम याद रखना है। ट्रीटी ऑफ सालबाई कब हुई थी, आपके 1782 में। सो देर वर नो क्लियर विक्ट्री, लेकिन इससे सही डिसीजन नहीं मिला था कि कौन जीता है कौन हारा है। फिर थोड़े दिन बाद द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर fought on different fronts resulting in the British gaining Orissa and the territory north of the Yamuna river including Agra and Delhi। तो जो सेकंड बैटल हुई थी एंग्लो मराठा वॉर उसमें आपके दिल्ली, उड़ीसा और यमुना का जो आसपास का जो रीजन है आगरा वगैरह ये सारा ऑक्यूपाई कर लिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ द 1817-19 क्रस्ट मराठा पावर। जो थर्ड बैटल हुई थी एंग्लो मराठास की उसमें आपके कंप्लीटली डिफीट कर दिया था, मराठास को हरा दिया था। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। और वहाँ के जो पेशवा था, जो वहाँ का मिनिस्टर था, उसको भेज दिया था कहाँ पर, बिठूर कानपुर में एज ए पेंशनर के रूप में। अब कंपनी क्या करेगी, उसको हर महीने उसको पेंशन दिया करेगी। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। स्टूडेंट ये आपके जो सदर्न इंडिया है यहाँ पर विंध्याचल रेंज है, ठीक है, यहाँ इसके नीचे सतपुरा रेंज है। तो जो ये वाला पोर्शन है यही है आपका मराठा रीजन। तो इतने एरिया में आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मराठास को हरा दिया था और वहाँ का जो पेशवा था उसको कहाँ पर भेज दिया था, कानपुर में भेज दिया था, बिठूर जगह पर। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। अब जो कंपनी थी
वो क्या कर रही थी, क्लेम कर रही थी कि अब हम क्या है, सर्वोच्च हैं। पैरामाउंटेसी का मतलब होता है स्टूडेंट सबसे पावरफुल, उससे ऊपर फिर कोई भी नहीं होता। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो ये प्रूव हो गया था कि जो कंपनी थी उसने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ का यूज़ किया था अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823 ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वार इनिशिएटेड। तो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी पैरामाउंटेसी की। इसमें क्या होता था, नाउ द कंपनी कंप्लेन क्लेम दैट इट वाज इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब हम कंपनी क्लेम करती थी कि हमारे जो पावर्स हैं हम हमारे ऊपर कोई भी दूसरी पावर नहीं है, हम क्या है, सुप्रीम है पूरे इंडिया में। हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन that of Indian states in order to protect its interests. It was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. अब कंपनी क्या करती थी, जो उनके कहे से नहीं माना करता था उसको अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेती थी, उसको एनेक्स्ड कर लिया करती थी, उस पर कब्जा कर लिया करती थी, और धीरे धीरे ये ब्रिटिशर्स की क्या बन गई, पॉलिसी बन गई। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. लेकिन कुछ जगह पर ये पॉलिसी पावरफुल नहीं रह सकी, क्योंकि जब उन्होंने कर्नाटका के स्टेट है किट्टूर, तो किट्टूर में जब उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी, उसको एनेक्स करने की कोशिश करी, तो वहाँ की जो एक लेडी थी जिसका नाम था रानी चन्नम्मा, उसने हथियार उठाए इनके अगेंस्ट में और उनको हराने की कोशिश करी, बट फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। सो शी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और 1829 उसकी डेथ हो जाती है। बट रायना, ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किट्टूर, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस विद पॉपुलर सपोर्ट। ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। ही वाज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन दिस बुक, इन द बुक। तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने आपके ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हथियार उठा लिए थे, लेकिन फाइनली एक जो मेजर बात थी वो ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी पैरामाउंटेस को क्लेम करना शुरू कर दिया था, और वो छोटी छोटी काफ़ी बड़ी स्टेट्स को भी उन्होंने नेक्स्ट कर लिया था। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। तो 1830 के अंदर क्या होता है, आपके जो रशिया है उसको लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी वरीड हो जाती है, उसको चिंता होने लगती है कि जो रशियन कंपनीज है वो यहाँ पर आकर हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बन जाए। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो क्या होता है आपके, जैसे ये है हमारा स्टूडेंट कश्मीर, और आपको पता है कि जो हमारे रशिया है वो हमारे कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। तो जो इस एरिया में, तो ब्रिटिशर्स को डर था कि जो रशियन कंपनीज है वो हमारे इंडिया में आकर ट्रेड करना शुरू नहीं कर दें। इसी डर से उन्होंने क्या किया, अब जो कंट्रोल है वो कहाँ पर बनाना शुरू किया, धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट पर कंट्रोल बनाना शुरू किया। और नॉर्थ वेस्ट में स्टूडेंट यहाँ पर आपके कौन किंग था, पंजाब में आपके राणा रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ने कैसे इनसे डील करता है। So the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, बैटल करी और यहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। कंपनी रूल देयर सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब। तो 1843 के अंदर कंपनी ने क्या किया, सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया। अब बारी थी किसकी, पंजाब की। और पंजाब में कौन था, आपके राणा रंजीत सिंह। तो राणा रंजीत सिंह से इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, बट द प्रेजेंस ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वार वर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड। तो जो जो ब्रिटिशर्स थे, जैसे मान लो ये है पंजाब, तो ब्रिटिशर्स ने जो राणा रंजीत सिंह से इन्होंने डील करी इनसे कि जो ये वाला पोर्शन है ये किसका होगा, हमारा होगा, और ये वाला पोर्शन किसका होगा, आपका होगा, पंजाब का। तो हम
आप इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करोगे, हम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस बात के लिए जो राणा रणजीत सिंह थे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही क्या होती है, राणा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और 1849 के अंदर जो इन्होंने प्रॉमिस किया था राणा रणजीत सिंह से कि हम लोग आपकी टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसको वो क्या कर लेते हैं, एनेक्स्ड कर लेते हैं 1849 के अंदर। और जो सिख एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी क्या हो गया था, लूज हो गया था आफ्टर द डेथ ऑफ द राणा रणजीत सिंह। फिर एक नई पॉलिसी आती है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। तो ये लास्ट एनेक्सेशन वाली पॉलिसी होती है जिसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जिसको कौन लेकर आता है, आपके लॉर्ड डलहौजी लेकर आता है। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब है कि मतलब खत्म हो जाना चीज़ें। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom was lapsed, that is become part of company territory. स्टूडेंट इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने कहा था कि अगर किसी राजा के बेटा नहीं होता है तो उस किंगडम को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, कंपनी ऑक्यूपाई कर लेगी। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में क्या हुआ करता था, जो किंग हुआ करता था उसका बेटे को क्या करते थे, बाद में किंग बनाया था। तो ऐसे बहुत सारी टेरिटरीज थी जिनके आपके मेल पर्सन ने बर्थ नहीं लिया और उन किंगडम को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, आपके ये लॉर्ड डलहौजी ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऐसे किंगडम्स में आप कहते हैं सतारा। सतारा को कब किया था, 1848 में। फिर संबलपुर को 1850 में, ऐसे उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में ऑक्यूपाई कर लिया था। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। स्टूडेंट अवध का ऐसा माना जाता है कि जो अवध था उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपनी ने उसको ऑक्यूपाई करने के लिए उन पर आरोप लगाया कि आप लोग अच्छे से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जो अवध था उसको भी उन्होंने एनेक्स्ड कर लिया था। इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो महाराजा रंजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट, ये महाराजा रंजीत सिंह है ये पर्सन, और ये कर रहे हैं आपके कोर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो इस पिक्चर में पूरे मैप के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट मैप है ये वाला, इसमें जो येलो वाला जो पोर्शन ये कब का है, 1797 का, ठीक है। और जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या है, एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। तो इतना बड़ा एरिया 1797 में हमारे इंडियंस के हाथ में था, और जो येलो वाला पोर्शन है वो सिर्फ आपके ब्रिटिशर्स के हाथ में था। लेकिन धीरे धीरे देखो ये जो रेड वाला पोर्शन है कम होता चला गया, और जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या हो गया, चले गया, बड़ा होता चले गया। इससे आपको पता चल रहा है कि धीरे धीरे हमारे जो कंपनी थी उसने पूरा एक्सपेंशन हमारे इंडिया में कर लिया था। सो सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नया एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. तो जो कंपनी थी अभी तक किसकी, बंगाल को, बंगाल के अंदर अपनी पूरी अच्छे से पावर यूज़ करती थी, लेकिन अब आपके कंपनी ने क्या करना शुरू किया, बॉम्बे और मद्रास में भी एक सुप्रीम पावर देखने को मिलती है कंपनी की। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। तो बेसिकली इस टाइम तक आपके 3 प्रेसिडेंसी हमको सामने आती हुई नज़र आ रही थी, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। देर वर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ईच वाज रूल्ड बाय गवर्नर। और हर एक का क्या हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो हर एक का गवर्नर हुआ करता था, और जो सबसे सुप्रीम पावर हुआ करती थी वो किसके हाथ में हुआ करती थी, गवर्नर जनरल के हाथ में हुआ करती थी। सो वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1772 में क्या होता है, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट हैव 2 कोर्ट्स। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स एस्टेब्लिश की जाती हैं, एक होती है क्रिमिनल कोर्ट और दूसरी होती है सिविल कोर्ट। इसमें क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, जितने भी आपके क्राइम से रिलेटेड आपके केसेस होते हैं वो आपके क्रिमिनल कोर्ट में उनकी सुनवाई हुआ करती थी, और सिविल कोर्ट में आपके जितने भी टैक्सेस से रिलेटेड जो आपके
बातें होती हैं, टैक्सेस से रिलेटेड जितने भी आपके केसेस होते हैं उनको सिविल कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता था। मौलवीज एंड हिंदूज पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। और मौलवी और हिंदू पंडित को भी आपके जो इंडियन लॉज हैं उनको इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो यूरोपियन जजेस हुआ करते थे उनके सपोर्ट के लिए सिविल कोर्ट्स में रखा जाता था, ताकि कोई सिविल केस ऐसा आए जिसमें कोई रिलीजन से बातें हों तो हमारे हिंदू पंडित और मौलवी उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकें। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए क्वाजी एंड ए मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। तो काजी क्या होता है? ए जज होता है। मुफ्ती ए जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। तो मुफ्ती एक पर्सन होता है जो क्या करता था, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के रिलेटेड जितने भी केस आया करते थे वो उनकी इंटरप्रिटेशन काजी को करके बताया करता था, ताकि काजी एक सही डिसीजन ले सके। इम्पीचमेंट क्या होता है स्टूडेंट? इम्पीचमेंट होता है मतलब पद से हटा देना। सो ए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ द लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट ए पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन। तो जिस तरीके से आपके रॉबर्ट क्लाइव का इम्पीचमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का क्या कर दिया था, इम्पीचमेंट कर दिया था, उनको हमारे जो इंडिया था उसको यहाँ से हटा दिया गया था और कहाँ पे बुला दिया, उसको इंग्लैंड में बुला लिया गया था। तो देखिए इसमें आपके क्या हो रहा है इस पिक्चर के अंदर। When Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर भी बहुत सारे चार्जेस लगाए गए एंड दिस लेड टू एन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट द लास्ट 7 ईयर। तो जो इम्पीचमेंट का जो सिंबल है, जो धब्बा है, वो किस पर लगता है? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स पर लगता है। क्यों? क्योंकि इसने सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इंडिया में नहीं किया था। A major problem was that Brahman Pandits gave different interpretation of local laws based on different schools of the Dharmashastra. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws, and B. Halid translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim law was also compiled. तो आपके बहुत सारे जो हिंदू लॉज थे वो पंडित उनको बताया करते थे कि आपको इस तरीके से इसमें इंटरप्रिटेशन ये है इसकी। और जो 1778 में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। और 1778 में जो मुस्लिम लॉज थे उनको कंपाइल किया गया ताकि जो यूरोपियन जजेस हैं उनको अच्छे से डिसीजन ले सकें। सो अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड while a court of appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. The principal figure in an Indian district was the collector, as the title suggests. His main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officer and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. तो अब एक नई पोस्ट निकल कर आई थी कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या क्या करता था, आपके ये लॉज को भी मेंटेन किया करता था और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी इसका काम हुआ करता था, और साथ में जो जस्टिस प्रोवाइड कराना है वो भी कलेक्टर की पावर में हुआ करता था। So the company army colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, सवार्स trained soldiers on the horseback. कैवलरी को बोलते हैं सवार्स को, जो आपके घोड़ों पर चला करते हैं, एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल। तो इन्फेंट्री सेना किसको बोलते हैं? जो पैदल चला करती है। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड। और उनको किसकी ट्रेनिंग दी जाती थी? तीर चलाने की और तलवार चलाने की। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डू नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री। तो जो कंपनी आर्मी थी उसको अच्छे से ट्रेन किया गया था कि गन वन कैसे चलाते हैं, लेकिन हमारे जो इंडियन टेरिटरीज की जो आर्मी थी, इंडियन स्टेट की जो आर्मी थी, वो एकदम उनके जो वेपन्स थे वो ओल्ड ट्रेडिशन थे, उनके टेक्नोलॉजी हाईली एडवांस्ड वेपन उनके पास नहीं थे। सो द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव ए लार्ज प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री। द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड peasant and the local zamindar often supplied the Mughals with pedal soldiers.
A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into the armies and training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sipahi Army, from the Indian word Sipahi, meaning soldier. As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company army declined. This is because the British Empire was fighting in the Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. तो ये आपके क्या है टाइप ऑफ द वेपन्स है, मस्केट एंड मैचलॉक. The soldiers of the company armed had to keep pace and with changing military requirement, and its infantry regiment now became more important. अब जो आर्मी है रेजिमेंट्स उनकी बन गई थी और उसमें ही वो रहा करती थी. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European style training. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे इंडियंस को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था और उनको एक प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी. उनमें डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता था, उनको ड्रिल करवाई जाती थी, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कैसे उनके वेपन्स को यूज़ करना है. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. इसमें हमारे जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी थी तो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पर शुरू से ही था, तो हमारे जो जो लो कास्ट है वो हायर कास्ट के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन इन चीज़ों का आपके ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा. So could individuals so easily give up their caste and religious feeling? Could they see themselves only as soldier and not as member of the community? What did the Sipahis feel? How did they react to the changes in their lives and their identity? तो ये सारी बातें आपके का ध्यान आपके ब्रिटिशर्स ने नहीं रखा, तो इसका रिजल्ट हमें कहाँ पे देखने को मिला? 1857 रिवॉल्ट में देखने को मिला. स्टूडेंट अब आते हैं चैप्टर के पूरे कंक्लूजन पे. Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. The arrival of a new steam technology in the early 19th century also aided this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steamship reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent. तो 1857 तक आते आते 63% के तक हमारे डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने. Combined with its direct influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. तो इस तरीके से पूरा इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. नाउ स्लेव इन ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, और जो साउथ अफ्रीका था स्टूडेंट उसके अंदर आपके ट्रेड किया करते थे किसका? स्लेव्स का. देखो इसके अंदर किस तरीके से स्लेव्स को ट्रीट किया जा रहा है, उनके गले में किस तरीके से ये लकड़ी के डंडे डालकर उनको बेचा जा रहा है. So a Dutch trading ship reached southern Africa in 17th century. Soon a slave trade began. People were captured, chained and sold in slave market. When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape located at the southernmost type of Africa. तो बेसिकली अफ्रीका के अंदर जो स्लेवरी सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया था और इसका एंड अप कब हुआ था? आपके 1834 में इसको एंड कर दिया गया था. तो ये स्टूडेंट आपका था कंप्लीट चैप्टर. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.